So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter Chemical Control and Integration. अभी तक हम लोग काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, उन द्वारा बनाए गए हार्मोन्स और उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट था ये भी हम जान चुके थे। हम लोगों ने जब हमारे डिस्कशन को स्टार्ट किया तो हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना चालू कर चुके थे। Initially we have talked about the endocrine glands which are situated at the brain's level. वहां पर हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए और ट्रेकिया के दोनों साइड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट थायराइड के बारे में हमने बात की। थायराइड के जस्ट पीछे आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, यानी कि इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आए और चेस्ट के पार्ट तक पहुंचे और चेस्ट पार्ट में लंग्स के बीच में फंसे हुए थाइमस के बारे में भी हमने बात की। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे पहुंचे और किडनी के लेवल पर जाकर किडनी के ऊपर प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी हमने चर्चा की। आज हम लोग हमारे डिस्कशन को एक्सटेंड करने वाले हैं और जानने वाले हैं अबाउट पैनक्रियास, जो कि ड्यूडेनल लूप में फंसा रहता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स की, यानी हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल दैट इज ओवरीज। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट सम डिफ्यूज्ड टिश्यूज एंड सेल्स। जब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस टाइम पर हमने जाना कि इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्लैंड्स और इट नॉट ऑल अबाउट द बिगर ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है कि एंडोक्राइन सिस्टम में सारे के सारे बड़े-बड़े ऑर्गन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी बॉडी में काफी सारे छोटे-छोटे सेल्स हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर नाम के हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपका जो हार्ट है, इसके अपर जो दो छोटे-छोटे चैम्बर्स रहते हैं जिनको आप एट्रिया बोलते हो या एट्रियम बोलते हो, इनकी जो वॉल है यानी एट्रियल वॉल, वो भी एक हार्मोन सिंथेसाइज करती है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर व्हिच लोअर्स योर ब्लड प्रेशर। जो किडनी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स भी आपके एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में या ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें भी अलग-अलग हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं वाया डिफरेंट डिफ्यूज टिश्यूज। कोई सिक्रेटिन सिक्रीट करेगा, कोई गैस्ट्रिन सिक्रीट करेगा, कोई कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीट करेगा, कोई इनहिबिन सिक्रीट करेगा। इन सारी चीजों के बारे में आज हमें बात करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो हार्मोन्स है, इनका नेचर अलग-अलग टाइप का हो सकता है। काफी हार्मोन हैं जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं और काफी हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जो अमाइड नेचर के होते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्मोन किस प्रकार से अटैक करेगा और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियास। अगर आप पैनक्रियास को देखें तो इसको आप प्यार से एक कंपोजिट, एक हेटेरोक्राइन या फिर एक नया नाम यहां पर मैं दे देता हूं, एक मिक्स्ड ग्लैंड बुलाते हैं। इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट मतलब ये ऐसा पार्ट है जो कि क्या बनाएगा, आपके एंजाइम्स वगैरह बनाएगा। सो दिस एक्सोक्राइन पार्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इट यूज्ड टू फॉर्म द एंजाइम्स। आपको पता है कि आपका पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये काफी सारे एंजाइम्स कैरी करता है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए इसके पास न्यूक्लियेज भी है, लिपिड को तोड़ने के लिए इसके पास लाइपेज भी है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए इसके पास पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी है एंड सो ऑन। तो यहां पर जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये क्या बनाता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये क्या बनाता है, ये आपके हार्मोन्स बनाता है। तो यहां पर अलग-अलग टाइप के आपको सेल देखने को मिलते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो एक्सोक्राइन पार्ट को तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर। एंडोक्राइन पार्ट जो है, इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये हार्मोन बनाने का काम करते हैं। और टोटल जितने भी आपके सेल हैं पैनक्रियाज में से, उसमें से 1 to 2% यानी 1 to 2 मिलियन आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स। अब देखो यार, सिंपल मैथमेटिक्स यहां पर लगाने की कोशिश करो। आपके 1 to 2% जो सेल हैं, ये है आपके 1 to 2 मिलियन। ये आपके 1 to 2 मिलियन। तो आपके पैनक्रियाज में कितने सेल होते होंगे? 100% सेल होते होंगे। टोटल तो 100% होता है किसी भी चीज का, यानी अराउंड 100 मिलियन सेल्स होते हैं, यानी अराउंड 10 करोड़ के आसपास सेल्स होते हैं। और इन टोटल 10 करोड़ सेल्स में से आपके 10 से 20 लाख जो हैं, ये आपके क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं। ये डेटा आपको यहां से बेहतर तरीके से मिल जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी अलग-अलग सेल्स हैं, जैसे कि आपका अल्फा सेल,
बीटा सेल, आपके डेल्टा सेल। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा में ए अल्फाबेट आ रहा है, अल्फा में ए अल्फाबेट आ रहा है। ए किस में आता है, ए आपका आता है ग्लूकागॉन में। तो यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि आपका अल्फा सेल इंसुलिन बनाता है या ग्लूकागॉन। तो यार अल्फाबेट से याद कर लो कि ए आपका अल्फा में आ रहा है और ए ही आपका ग्लूकागॉन में आ रहा है। इंसुलिन में कहीं पर भी ए नहीं आता। इंसुलिन में अगर आप स्पेलिंग लिखोगे कहीं पर भी ए नहीं आता तो अल्फा सेल आपका इंसुलिन नहीं बनाएगा। तो इंसुलिन कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है बीटा सेल। तो ये आपके पेप्टाइड हार्मोन यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रेट करते हैं। यहां पर अमीनो एसिड से जुड़ जुड़कर ये हार्मोन तैयार होते हैं। तो यहां पर जो ग्लूकागॉन है और इंसुलिन है ये बनेंगे। ग्लूकागॉन किससे बनेगा, ए आ रहा है इसमें अल्फा सेल से, और इंसुलिन बनेगा बीटा सेल से। और ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं मिलकर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हम एक फ्रेश स्लाइड लेकर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हो ये आपके पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। और पेनक्रियाज कहां पर प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियाज आपके ड्यूडोनम जो है, आपके सी शेप ड्यूडोनम, इसके बीच में फंसा हुआ रहता है। यानी इफ दिस इज योर ड्यूडोनम तो आपका इसमें बीच में फंसा हुआ आपको कौन मिलेगा, पेनक्रियाज फंसा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो पेनक्रियाज है अलग अलग चीजें बनाता है। अगर ये अलग अलग चीजें बनाएगा तो उन चीजों को ये आपके ड्यूडोनम तक पहुंचाएगा भी। तो ये डक्ट है, इसे आप क्या बोलते हो, पैनक्रियाटिक डक्ट। और डक्ट की जरूरत किसे पड़ती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को या एंडोक्राइन ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं उन्हें कभी डक्ट की जरूरत नहीं रहती, वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये डक्ट है तो इसके थ्रू क्या जा रहे होंगे, एंजाइम्स जा रहे होंगे, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स जा रहे होंगे ड्यूडेनम के अंदर, राइट। तो ये जो सी शेप ड्यूडेनम है इसके बीच में फंसा हुआ रहता है पेनक्रियाज, और ये इस पेनक्रियाज के सेल्स हैं। स्पेशली यहां पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को दिखाया हुआ है। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है जिसमें आपके ब्लू, पर्पल, स्काई ब्लू कलर के सेल्स हैं, ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्ट है। इसमें आपके डेल्टा सेल भी हैं जो आपके पर्पल कलर से दिखाए हुए हैं। देन यहां पर आपके बीटा सेल्स भी हैं जो स्काई ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, एंड आपके डार्क ब्लू कलर से दिखाए हुए अल्फा सेल। अब ए फॉर अल्फा तो ये क्या बनाएगा, आपका ग्लूकागॉन बनाएगा, बिकॉज ग्लूकागॉन आल्सो कंटेन्स ए इन इट। जो बीटा सेल है ये क्या बनाएंगे, ये आपके इंसुलिन बनाएंगे, एंड अल्टीमेटली यहां पर जो डेल्टा सेल है क्या बनाते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इसके चारों ओर देखो, इसके चारों ओर एक खास बात आपको नजर आएगी। वो खास बात क्या है कि इसके चारों ओर जो आपके सेल्स हैं उनके बीच में डक्ट बनाई हुई। ये जो येलो कलर से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं इसे क्या लिखा हुआ है, इसे आपके डायग्राम के अंदर डक्ट लिखा हुआ है। यानी डक्ट किस में प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली एक्सोक्राइन पार्ट में, जो एंजाइम्स बनाएंगे। यानी ये जो सेल्स हैं ऊपर जो एक फ्लावर जैसी अपीयरेंस आपको दे रहे हैं सेंट्रल डक्ट के चारों ओर प्रेजेंट होकर के, ये जो सेल है क्या है, पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स है। इन्हें आप एसिनी या एकिनी भी बोलते हो। तो दीज आर पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। जिस हिसाब से आपके लीवर के अंदर हेपेटोसाइट होते हैं, जिस हिसाब से आपके जो हार्ट है उसके अंदर कार्डियोमायोसाइट होते हैं, उसी हिसाब से आपके पैनक्रियाज के अंदर एसिनार सेल्स होते हैं। दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू पैनक्रियाज ओनली। तो जो एसिनार सेल है ये क्या बनाते हैं, ये आपके एंजाइम बनाते हैं और सेंट्रल डक्ट के अंदर पोर कर देते हैं, और ये जो डक्ट है इनको लेकर के चले जाते हैं, राइट। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। अब बात करते हैं होमियोस्टेसिस की, कि होमियोस्टेसिस किस हिसाब से मेंटेन किया जाता है ग्लूकोज का। समझ लीजिए एक पेशेंट है आपका डायबिटीज का, और डायबिटीज का पेशेंट है, वो भी कौन सा डायबिटीज का, डायबिटीज मेलाइटस का। क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज इंसिपिडस किससे होती है, एडीएच की डेफिशिएंसी से, यानी वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से, या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी होती है। हम मेलाइटस की बात करेंगे, यानी यहाँ पर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ चुका है, यहाँ पर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज्यादा शूट हो चुका है। आपका फर्ज क्या बनता है कि आप इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में लेकर के आओ, और कंट्रोल में कैसे लेकर के आओगे, आप यहाँ पे डाल दोगे एक बहुत ही तगड़ा हार्मोन, इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है डायबिटीज वाले पेशेंट को एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इंसुलिन जब आप दे दोगे तो डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट है जिसकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है, इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज की खपत को बढ़ा देगा, यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। अगर आप ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हो तो क्या ग्लूकोज कम हो जाएगा, वेरी ऑब्वियस कम हो जाएगा।
अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप खर्च भी कर दे रहे हो तो आपके पास ओवरऑल नेट पैसा नहीं बच रहा है ना, तो आपकी ब्लड में ग्लूकोज तो आ रहा है लेकिन आप उसे खर्च कर दे रहे हो तो नेट ग्लूकोज बहुत कम बचता है जितना जरूरी है घूमने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस ग्लूकोज को आप लोग स्टोर कर देते हो, यानी आप क्या करते हो, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हो इनटू ग्लाइकोजन, यानी आप ग्लाइकोजेनेसिस करवा देते हो। तो ग्लाइकोजन जो है, पहली बात तो इट इज नॉन सॉल्युबल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक्टिव नहीं है, ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है, तो इससे आपकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की नहीं बढ़ती, जबकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्टिव है, सिंस इट इज अ मोनोसैकेराइड जो आपके ब्लड में घूमता रहता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव रहता है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इसको जब आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्री ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ी तो भी फ्री ग्लूकोज आपके ब्लड में कम, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया तो भी फ्री ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर कम, यानी आपने अपनी बॉडी के, आपके ब्लड के ग्लूकोज को या शुगर लेवल को कंट्रोल कर लिया है बाय गिविंग इंसुलिन। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है, ये बात क्रैक होनी चाहिए। आप समझ लीजिए आपके ब्लड में शुगर है काफी कम, राइट। अब ये जो कंडीशन है इसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई, यहां पर समझ लीजिए आपके ब्लड में शुगर है काफी कम, यानी शुगर क्या है, ब्लड शुगर, ग्लूकोज, इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल है काफी कम, तो आप अब क्या करोगे, आप अब सिग्नल दोगे पैनक्रियास को कि भैया फटाफट जो है थोड़ा सा ग्लूकागॉन बना के बरसा दीजिए हम पे। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकागॉन है अब क्या कर देगा, जो ग्लूकागॉन है इट विल रिड्यूस द यूटिलाइजेशन, यानी ऊपर जो काम है इसका उल्टा होने लगेगा, रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा और थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो ओवरऑल ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम करेगा ग्लूकागॉन। दूसरी चीज, जो ग्लाइकोजन था भैया जो कि स्टोर हो चुका था, इस ग्लाइकोजन को तोड़ करके दोबारा से छोटे ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ग्लूकागॉन। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज, फ्री ग्लूकोज आपके ब्लड में दोबारा से बढ़ा, और ये आपके नए ग्लूकोज को भी बनाता है, ये आपके नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने की भी कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल आपका फिर से ब्लड में बढ़ा। यानी एक आपका हार्मोन ऐसा है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक आपका हार्मोन ऐसा है जो ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऊपर वाला यानी इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक, राइट, हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, हाइपो कर रहा है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो इसे आप क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक। तो ऊपर जो कंडीशन आएगी हाइपोग्लाइसेमिक, इट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। नीचे जो कंडीशन आएगी via the hyperglycemic hormone, it is called as hyperglycemia। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात, राइट। अब देखो किताब में क्या लिखा हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। अब ग्लूकागॉन को क्या बोला, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन तो कम करेगा, इसीलिए वो शुगर की, डायबिटीज की दवाई है, वो तो ग्लूकोज लेवल को कम करेगी, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। तो इसको हमें देखना है अच्छे से, कैसे बढ़ाता है। पहली बात तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में दोनों का ही नाम आएगा। अगर आप इंसुलिन की बात करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि ये मेंटेन करता है ग्लूकोज के लेवल को। ये हेपेटोसाइट पर एक्ट करेगा, यानी लिवर सेल पे अटैक करेगा, और क्या कर देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जो आपका ग्लाइकोजन था जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। तो अल्टीमेटली आपका फ्री ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है। सेकेंड, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने आपको बताया था ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू रिसोर्सेज, यानी न्यू रिसोर्सेज का मतलब ये है नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज, यानी कोई फैट है, कोई प्रोटीन है, उसको भी तोड़ तोड़ के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज का जो लेवल है बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज सिर्फ बनता जा रहा है, यूज नहीं हो रहा, तो इसकी ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन जो है उल्टा करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, यानी ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ये भी रेगुलेट करेगा ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को। कम कैसे करेगा, ये आपका हेपेटोसाइट पर अटैक कर रहा है, यानी लीवर सेल पे, और एडिपोसाइट पे भी। एडिपोसाइट मतलब जो फैट स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं उन पर,
और सेल्यूलोज ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। यानी क्या बोलता है, हेपेटोसाइट को बोलता है कि भैया तुम ग्लाइकोजन बना दो, हेपेटोसाइट को क्या बोलता है कि तुम मेरे ग्लूकोज को लो, तुम ग्लाइकोजन बना दो, और एडिपोसाइट को क्या बोलता है, ग्लूकोज से मैं रेस्पिरेशन करके क्या बना लूंगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट, ऐसे कर करके मैं ग्लाइकोलाइसिस पूरी करूंगा। उसके बाद मैं एक लिंक मॉलिक्यूल बनाता हूं जिसको बोलता है हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बना सकता था, फैटी एसिड बना सकता था, याद है। फैटी एसिड जब टूटता है तो दो कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, और जब दो कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ते हैं तो फैटी एसिड बनता है। तो एडिपोसाइट पे सिग्नल जाके दे देगा भाई ग्लूकोज की मुझे जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम फैट बना लो, तुम स्टोरेज कर लो, जब ग्लूकोज की जरूरत होगी तुमसे वापस मांग लूंगा। ओवरऑल ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, ग्लाइकोजन और फैट बन गए। तो ग्लूकोज जो लेवल है ये आपका एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट में जाकर के अलग अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, फ्री ग्लूकोज अब ब्लड में नहीं। दूसरा, ग्लाइकोजेनेसिस हो चुका है, यानी ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो ग्लूकोज का अपटेक था ये भी आपका बढ़ चुका है, ग्लूकोज की खपत बढ़ चुकी है, यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसका लेवल घटेगा। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इतना ज्यादा आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका है कि आप जब यूरिनेट करेंगे तो आपके यूरिन में से भी कीटोन बॉडीज और काफी सारी शुगर निकलेगी। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी क्या करवा देगी, अगर आप इंसुलिन का ये पतला वाला इंजेक्शन ले लेते हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ग्लूकोज की खपत स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम, ज्यादा जो है वो फैट में और ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा, अल्टीमेटली फ्री ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज मेलाइटस। ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई आपके पैनक्रियास की। अब बात करते हैं हम हमारे गोनैड्स की। गोनैड्स दो टाइप के होते हैं, पहला आपका टेस्टिस जो कि मेल गोनैड है, और दूसरी आपकी ओवरी जो कि फीमेल गोनैड है। इन्हें आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हो। यहां पर अगर हम एक टर्म नोट कर लें कि ये जो है इन्हें आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब यही क्या करते हैं, यही आपके गैमीट्स बनाते हैं, यही आपके गैमेट्स बनाते हैं। जो आपके टेस्टिस हैं इन्हीं के अंदर आपके स्पर्म्स बनते हैं, और जो ओवरीज हैं इन्हीं के अंदर आपके ओवम बनते हैं, राइट। एंड यहीं से आपका किसका विकास होता है, सेक्स हार्मोन्स का विकास होता है, जो कि आपके पूरे के पूरे सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। यानी आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी और ड्यूरिंग द व्हेन यू आर अडल्ट, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं, चाहे वो एक्सियल हेयर की ग्रोथ हो, चाहे वो प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी मस्टैच एंड बियर्ड की डेवलपमेंट हो, चाहे मेल के अंदर लो पिच्ड वॉइस की डेवलपमेंट हो, चाहे फीमेल के अंदर हाई पिच्ड वॉइस की डेवलपमेंट हो, चाहे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो, हिप डेवलपमेंट हो, सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो, उनका एनलार्जमेंट हो, ये सारी की सारी चीजें आपके इन्हीं हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। यही आपके सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज लिबिडो, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेल, दैट इज टेस्टिस। कि आपका टेस्टिस क्या है और उसके अंदर चीजें किस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो टेस्टिस जो है, सबसे पहली बात तो इट इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि आपका स्पर्म भी बनाएगा एज वेल एज ये एंडोक्राइन भी है, ये आपका क्या बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा। तो स्पर्म्स आपके यहीं पर बनते हैं जहां पर आपके मेन गैमीट बने, उसे आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। यानी आपकी जो टेस्टिस है इट इज एक्सटेंडेड इन द स्क्रोटल सैक। ये स्क्रोटल सैक में यानी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लटके हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें कम टेम्परेचर की जरूरत है, क्योंकि स्क्रोटल सैक जो है ये आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आपका स्पर्म फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए टेस्टिस का आपके स्क्रोटम में जाना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, तो टेस्टिस इज फॉर्म्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल या फिर स्ट्रोमल टिश्यू। तो यहां पे जो आपका टेस्टिस है इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इस प्रकार के। तो जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वाले जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दे आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनके बीच में जो स्काई ब्लू कलर का स्पेस प्रेजेंट है, ये आपका स्ट्रोमल स्पेस है या फिर ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनके बीच का जो स्पेस है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल या स्ट्रोमल टिश्यू। तो इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, विच आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज लीडिंग सेल। और इन लीडिंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करते हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्यूब्यूल्स के बीच यानी आपके स्ट्रोमल टिश्यू में ये एंड्रोजन्स बनाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। यानी आपका जो मेल सेक्स हार्मोन है ये कौन बनाएगा, ये आपके लेडिंग सेल बनाएगा, आपके लेडिंग सेल बनाएगा। तो मेल जो है इसकी अगर आप टेस्टिस को देखें तो इस टेस्टिस के अंदर क्या है, आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है, यानी अलग अलग आपके कंपार्टमेंट है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है काफी सारी, और इनके बीच का जो स्पेस है इसे आपने क्या बोला, स्ट्रोमल स्पेस बोला। तो इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू, जिसके अंदर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे यूज्ड टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, जिसको आप मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। नाउ यहां से स्पर्म को ले जाने के लिए काफी सारे एसेंशियल डक्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आपका गैमेट जो पहुंचेगा उसको आपकी बॉडी के बाहर भी तो जाना है, जिससे कि वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर सके, राइट। तो यहां पर क्या है, आपका एपिडिडाइमिस है, आपका रेटिटेस्टिस है, आपका वास डेफरेंस है, आपका वासा इफरेंशिया है, ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि यहां से चीजों को कैरी करके ले जाती हैं आपकी एक्सटेंडेड पार्ट तक और यूरेथ्रा से ओपन हो जाती है। तो इन सब का डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये बात की इनके डेवलपमेंट की, तो इसमें भी हम लोग अपना थोड़ा सा फायदा ढूंढेंगे। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है करता क्या है, हार्मोन की बात हो रही है, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, जो डेवलपमेंट है आपके या मैच्योरेशन है या फंक्शनिंग है आपके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा, जैसे एपिडिडाइमिस है, वास डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, ये जो सारी चीज है, द ग्लैंड्स, द ट्यूब्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उन सारी चीजों की डेवलपमेंट आपके मेल सेक्स हार्मोन पर ही डिपेंड करती है, राइट। और इनका रोल स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होगा ही, यानी स्पर्म फॉर्मेशन में तो होगा ही। ये जो हार्मोन बनेंगे ये आपके स्पर्म फॉर्मेशन में भी अपना रोल अदा करेंगे। जो आप में एग्रेसिवनेस आ जाती है, जो मेल के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है, जो एक एक्टिवनेस आ जाती है, सेक्सुअली एक्टिव बिहेवियर जो शो होने लग जाता है, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑब्वियसली मेल सेक्स हार्मोन। जो वो फीलिंग आती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन ओनली। तो इस सेक्सुअल बिहेवियर को आप लिबिडो बोलते हो, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बार-बार सिग्नल देता है। तो आपकी जो मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज, हेयर जो है एक्सियल हेयर हो चाहे प्यूबिक हेयर हो, आपके अंदर जो एग्रेसिवनेस आने लग जाती है, मर्दों की जो वॉइस है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, लो पिच्ड हो जाती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। एंड एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस भी आपकी होने लगती है, किसकी, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये भी आपका एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, तो आपकी बॉडी का बिल्डअप भी होने लगता है, राइट। आपको एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको बिल्डअप के लिए प्रोटीन चाहिए, तो जो मस्कुलर बिल्डअप है ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो क्या काम है आपकी मेल सेक्स हार्मोन का, पहले तो अपने जितने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे, एपिडिडाइमिस था, रेटिटेस्टिस था, आपका वास डेफरेंस था, वासा इफरेंशिया था, इन सब को क्या किया, मैच्योर किया और इनके फंक्शनिंग को अच्छे से रेगुलेट किया। स्पर्म फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि जब आप अडल्ट हो जाते हो उस टाइम पर स्पर्म फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट किया और आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनका भी ख्याल रखा, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस को बढ़ाया, ब्रेकडाउन को नहीं। तो एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस से है। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल के जो यहाँ पर गोनैड्स हैं दैट इज ओवरी। तो यहाँ पर ये जो ओवरी है जिसके अंदर आपका ओवम बनता है, दोनों साइड पे प्रेजेंट रहती है। यहाँ से आपकी जो ओवम है वो चल के आएगी एंड इस रीजन तक कैसे पहुंचेगी, वाया द सिलिया, हमने बात की थी। जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये यहाँ पर मूव कराती है एग को, क्योंकि एग तो आपका नॉन मोटाइल है, ओवम तो नॉन मोटाइल है, तो इसको एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे लेकर के आओगे, इस साइड तक कैसे लेकर के आओगे, आपके सिलिया की हेल्प से, राइट। सो अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक ये है, दिस इज द फर्स्ट वन, एक ये है, दिस इज द सेकंड वन, दोनों साइड पे प्रेजेंट रहते हैं इन द पेल्विक रीजन, तो ये पेयर में रहती हैं। इसे आप फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि यही आपका ओवम बनाती है।
ये आपके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होंगी, लोअर एब्डोमिनल रीजन। ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इनिशियली आपके छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं इन्हें आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अभी फॉलिकल जस्ट बनना स्टार्ट हुए हैं, यानी जो आपके सेल थे इसके ऊपर कुछ और सेल्स आकर एसोसिएट हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, फॉलिकुलर सेल्स बोलने लग जाते हैं, फॉलिकल बोलने लग जाते हैं। फिर ये जो फॉलिकुलर ग्रोथ है ये और होती है, राइट, तो आप सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हो, इसे और ज्यादा डेवलप्ड हो गई, और बड़ी हो गई। फिर आप इसे टर्शियरी फॉलिकल बोलते हो, और ज्यादा बढ़िया ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली। फिर ये आपका मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, राइट, फिर ये मैच्योर्ड आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। तो पहले तो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, फिर आपका सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर आपका टर्शियरी फॉलिकल है, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई दे जाए। एंड जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, इसके अंदर से ओवम निकल जाएगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है सफेद कलर का जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की एक अच्छी बात क्या है, ग्राफियन फॉलिकल था, यानी आपके सेल के ऊपर कवर चढ़ा हुआ था फॉलिकल्स का। जब वो कवर फटा तो एक तो रिलीज हो गया, पे बचा हुआ कवर क्या करेगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है मेरे दोस्त, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। अगर ये एग रिलीज हुआ और उसी टाइम पर स्पर्म भी आ गया, तो आपके स्पर्म और ओवम की फ्यूजन के बाद आपका क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, और ये जो फॉलिकल्स है ये आपके एस्ट्रोजन बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर देखो ओवेरियन फॉलिकल है और स्ट्रोमल टिश्यूज है जो कि इनके चारों ओर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक टेस्टिस। आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी जैसे ही आपका ओवम निकला तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है इन्होंने कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। यानी मैंने आपको बताया जो कवर था ग्राफियन फॉलिकल का, ये फट करके कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और अंदर से एग रिलीज हो गया। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जबकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स थे, जो फॉलिकुलर स्टेज थी प्राइमरी सेकेंडरी, जब ये डेवलप हो जाती है तो क्या बनाती है, एस्ट्रोजन बनाती है। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो एस फॉर सेक्स एंड एस फॉर स्टेरॉइड, कि जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं दे आर यूजुअली स्टेरॉइड इन नेचर, ये आपके लिपिड ओरिजिन के रहते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई भी और एंड्रोजन हो, चाहे वो आपका एस्ट्राडायोल हो, चाहे वो आपका एस्ट्रोजन हो, चाहे आपका प्रोजेस्टेरॉन हो, सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे। अब इनका भी काम वही है जो कि मेल के अंदर एंड्रोजन्स का था। ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी यहां पर भी जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है और जो भी एक्सेसरी ऑर्गन्स है उन सबकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, इनिशियली आपको एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है जिससे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो, और बाद में फॉलिकल और ज्यादा एस्ट्रोजन बनाते हैं। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे कि हाई पिच्ड वॉइस, पतली वॉइस हो जाती है उनकी, और उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उनका जो लिबिडो है, उसको भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यहां पर एसेंशियल मेमोरी ग्लैंड की भी डेवलपमेंट होगी, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उस टाइम पर मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट एज वेल एज द मिल्क सिक्रीशन एंड इजेक्शन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट। तो ये एस्ट्रोजन के काम थे। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एक सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, तो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन कौन था, आपका प्रोजेस्टेरॉन था। इनिशियल जो अल्फाबेट है ये भी आपके सेम, और ये मेमोरी ग्लैंड पर भी अटैक करता है, यानी मेमोरी ग्लैंड पर भी इंपैक्ट करता है, जो कि एल्वियोलाई मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई ये छोटी छोटी सी डक्ट है, ओके, ये छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो डक्ट से कनेक्टेड है, जिनके अंदर मिल्क बनता है। तो ये मिल्क बनाने वाले जो एल्वियोलाई हैं और स्टोर करने वाले जो एल्वियोलाई हैं, जिनसे सक करके बेबी मिल्क लेता है, उनकी डेवलपमेंट एज वेल एज मिल्क सिक्रीशन, यानी मिल्क का बेबी के माउथ तक पहुंचना या फिर इन एल्वियोलाई से रिलीज होना, ये कौन कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है, राइट। अब देखो हम बात कर चुके हैं सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, लेकिन अब हम जानते हैं कि ग्लैंड के अलावा भी देयर आर सम डिफ्यूज्ड टिश्यू एंड देयर आर स्पेसिफिक सेल्स जो कि क्या बनाते हैं, हार्मोन और हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो इनको भी आप लोग क्या करते हो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करके रखते हो। एंडोक्राइन सिस्टम के ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो जो आपकी एट्रियल वॉल है हार्ट की, यानी एट्रिया जो रीजन है हार्ट का, जो अपर दो चैम्बर है, ये वाला एट्रिया कहलाता है, ये वाला एट्रिया कहलाता है। इनकी जो वॉल है
ये क्या बनाएगी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो यहीं से याद हो जाता है कि एट्रिया की बात हो रही है, राइट, यहीं से बात हो जाती है कि एट्रिया या एट्रियम की बात हो रही है। तो ये क्या बनाएगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। समझो कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये डिक्रीज हो गया, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगर आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो गया, यानी आपके किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन भी कम होगी। कोई चीज अगर तेजी से मूव कर रही है तो अच्छी फिल्टर होगी, तेजी से फिल्टर होगी, कोई चीज धीरे मूव कर रही है तो धीरे से फिल्टर होगी, यहां पर फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाएगा। तो अगर फिल्ट्रेशन का रेट कम हुआ तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है जाग जाएंगे, और जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अगर आपके एक्टिवेट हो गए हैं तो ये किसको सिक्रीट कर देंगे, ये किसको सिंथेसाइज कर देंगे, आपके रेनिन को। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन आपका एक और इंपॉर्टेंट केमिकल पर अटैक करता है। यहां पर केमिकल प्रेजेंट रहता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, जन है ये, जाइमोजन है, इनएक्टिव है। तो एंजियोटेंसिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। ये मैं रास मैकेनिज्म बता रहा हूं, जो मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूं, फर्स्टली इन द एक्सक्रीटरी चैप्टर और एक कल के लेक्चर में इन द वेरी सेम चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो रेनिन है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 बना लेता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है फिर किसको एक्टिवेट करता है, आपके ये आपके एल्डोस्टेरॉन को बनाने के लिए सिग्नल दे देता है, एल्डोस्टेरॉन बन जाता है। तो इसीलिए इसे रास मैकेनिज्म बोला। सबसे पहले रेनिन बनता है, रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन बनता है, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, और एस का मतलब है सिस्टम। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है क्या करेगा, ये आपके सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा कि भाई सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करो। अगर आप सोडियम वाटर रीएब्जॉर्ब करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर की वॉल्यूम बढ़ेगी, जिस वजह से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बीपी आपका बढ़ गया, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका बढ़ गया। तो जो जीएफआर आपका कम था उसको आपने रेगुलेट कर लिया, उसको आपने बढ़ा लिया। तो ये काम तो हो गया, आपने पूरी की पूरी साइकिल बना लिया, आपने जीएफआर को बढ़ा दिया। लेकिन अब ये जीएफआर एक बार फिल्ट्रेशन पूरी हो जाए तो इसको दोबारा कम भी तो करना पड़ेगा। तो इसको कम कौन करता है, इस जीएफआर को कम कौन करेगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो आप इस फ्लो को कम कैसे करोगे भाई, पाइप की चौड़ाई बढ़ा दो। अगर पाइप की चौड़ाई कम है तो इसमें ब्लड प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, लेकिन पाइप की चौड़ाई अगर ज्यादा है तो ब्लड आपका खुला खुला आराम आराम से मूव करेगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो जीएफआर आपका कम हो जाएगा, जो कि आप एएनएफ से कंट्रोल कर सकते हो। तो रास मैकेनिज्म के कंट्रोल में हेल्प करता है एएनएफ। अब देखो जेजीए ऑफ किडनी यानी जस्टाग्लोमेरुलर जो apparatus है, ये किडनी का एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है, which is a पेप्टाइड हार्मोन, यानी अमीनो एसिड से बनता है, जो एरिथ्रोपोइसिस कराता है। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रो का मतलब एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, पोइसिस मतलब बनना। तो यहां पर हमने जो देखा था कि आपके एफरेंट आर्टेरियोल के जो स्पेसिफिक सेल थे और आपके डीसीटी की जो डिस्टल ट्यूब्यूल के जो स्पेसिफिक सेल थे, इनकी एसोसिएशन से क्या बन रहा था, जस्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये जो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus है ये क्या कर रहा है, यहां पर ये आपका बना रहा है एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन ऑब्वियसली एरिथ्रोपोइसिस करेगा, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन करवा देगा, राइट। अगला देखो यार, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग चीजें बन रही थी, तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है क्या क्या बनाएगा, ये भी काफी सारे पेप्टाइड हार्मोन्स बनाता है, जैसे गैस्ट्रिन। अब नाम क्या है, गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिक पार्ट से रिलेटेड होगा। गैस्ट्रिक पार्ट किसे कहा जाता है, स्टमक को। स्टमक में क्या बनता है, पेप्सिनोजन और एचसीएल। तो जब आपके एचसीएल को बनाना होगा आपको, या पेप्सिनोजन को बनाना होगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर आपका अटैक कर देगा ये गैस्ट्रिन, और एचसीएल और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को बढ़ावा दे देगा कि भाई इनको रिलीज कर दो, एचसीएल पेप्सिनोजन को, आपका फूड आ चुका है, इस प्रोटीन को अब हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एचसीएल जो है फिर इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो गैस्ट्रिन का तो साफ साफ है पेट से रिलेटेड है। सिक्रीटिन, अब सिक्रीटिन से भी रिलेटेड है, साफ साफ पता चल रहा है कि सिक्रीट कराएगा, लेकिन किसको, ये आपका एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के पार्ट पे, यानी आपका एंजाइम वाले पार्ट पे, एंड एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे एक्ट करता है, यानी एंजाइम की सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल है,
और क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, कि भाई वाटर और बाइकार्बोनेट दे दो थोड़ा, क्योंकि जो आपको बेसिक एनवायरनमेंट है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट है, तो वो देना है, और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट आ रहे हैं फूड में उनसे, तो बाइकार्बोनेट और वाटर की हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है, दैट इज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किसको एक्टिवेट करेगा, पेनक्रियास को। ओके, तो ये एंजाइम की सिक्रीशन में भी हेल्प करता है और वाटर और बाइकार्बोनेट की भी। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी इनहिबिन, यानी क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो हो रही थी, यानी आपका एचसीएल और पेप्सिनोजन का जो सिक्रीशन हो रहा था उसको रोक देगा, उसके अपोजिट काम करेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन जिसको आप सीसीके बोलते हो, ये क्या करेगा, ये पेनक्रियास पे भी काम करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी, इन दोनों को पिचका देगा। तो गॉल ब्लैडर को पिचकाएगा तो आपका जो बाइल जूस है भगा भगा आ जाएगा ड्यूटेरम में, और आपके पेनक्रियास को अगर पिचकाएगा तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं आपके भागे भागे आ जाएंगे, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि पेनक्रियास का जो एंजाइम है वो ना आकर के आपका इंसुलिन ग्लूकागॉन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जीआईटी के हार्मोन्स हैं, तो ये सारे डाइजेस्टिव हार्मोन, ये आपके एंडोक्राइन पार्ट पर अटैक नहीं करते, ये आपके एक्सोक्राइन पार्ट पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनका रोल डाइजेशन में है, इनका रोल एंडोक्राइन उसमें नहीं है कि ये कोई हार्मोन नहीं बना रहे, ये खुद हार्मोन्स हैं। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कोलेसिस्टोकाइनिन खुद हार्मोन है, तो ये एक्सोक्राइन पार्ट पर अटैक करेंगे, राइट। इसके अलावा देखो काफी सारे ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के जो ग्रोथ फैक्टर बना सकते हैं, और ये जो है आपके अलग अलग सेल्स पर ग्रोथ फैक्टर अटैच हो जाएंगे और आपके टिश्यूज की रिपेयरिंग, रीजनरेशन एज वेल एज ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर बनाने वाले सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में हजारों जगह फैले हुए हैं, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो ग्रोथ फैक्टर है ये स्पेसिफिकली प्रोटीनेशियस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और इसके जो भी सिग्नल होंगे वो अंदर चले जाएंगे और ये क्या करा देंगे, ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा देंगे सेल डिवीजन के थ्रू, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ हार्मोन्स, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपके हार्मोन का एक्शन क्या हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन कितने टाइप के हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसमें आपकी दो पेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक आपके 30 अमीनो एसिड की, एक आपके 21 अमीनो एसिड की, तो ये भी प्रोटीन है। ग्लूकागॉन जो है ये भी पेप्टाइड है। पिट्यूटरी के ज्यादातर जो हार्मोन थे ये भी आपके प्रोटीनेशियस थे, एंड आपके हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन थे आपके ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या फिर जीएनआरएच और आपका सोमेटोस्टैटिन, ये भी आपके प्रोटीनेशियस थे। तो प्रोटीन हार्मोन आपके हो जाते हैं ये वाले, खासकर ब्रेन वाले, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन जो कि पैनक्रियास बनाता है। स्टेरॉइड, मैंने आपको बताया था सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये स्टेरॉइड होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन मेल वाला, एस्ट्राडायल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल वाला, ये सेक्स हार्मोन तो सीधे सीधे आपके स्टेरॉइड हो गए। और आपका कॉर्टिसोल जो है ये भी आपका स्टेरॉइड होता है। अदर देन दैट आयोडोथायरोनिन, आयोडीन किस किस में था, आपके थायराइड के हार्मोन्स में, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 क्योंकि 3 आयोडीन थे, T4 यानी 4 आयोडीन थे, दिस इज आयोडोथायरोनिन। एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव, यानी अमीनो एसिड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे कि यहां पर अमीन ग्रुप उस पे एक्स्ट्रा लगा दिया तो बन गया एड्रेनलिन। अमीन का साउंड आ रहा है यहां पर, जिसको आप क्या बोलते हो, एपिनेफ्रिन भी बोलते हो। नॉर एड्रेनलिन, यहां पर भी साउंड आ रहा है सेम, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हो, राइट। तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है अमीन ग्रुप भी आपको लगा हुआ देखने को मिल जाता है, तो इन्हें आप अमाइड हार्मोन्स भी बोलते हो क्योंकि इनके ऊपर आपका एक्स्ट्रा अमाइड ग्रुप देखने को मिलता है। तो हार्मोन की 4 अलग अलग कैटेगरीज है, एक तो आयोडीन कंटेनिंग, थायराइड वाले अलग कर दो, T3 T4। इसके बाद आपके सेक्स हार्मोन्स व्हिच आर स्टेरॉइड इन नेचर, कॉर्टिसोल उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। प्रोटीनेशियस हार्मोन यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आपके पैनक्रियास के ज्यादातर हार्मोन, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव जिसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आते हैं आपके एड्रिनल मेडुला द्वारा बनाए हुए। अब इनका नेचर क्या है काम करने का। हार्मोन जो है ये काम कैसे करते हैं, दे अफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिनको आप क्या बोलते हो, रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलते हो, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज। ये टारगेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझाया था कि अगर आप समझ लीजिए गोली खा रहे हैं सर दर्द की, तो वो जो आपने टैबलेट खाई है वो कहीं और नहीं जाएगी, वो आपके सर के पेन रिसेप्टर्स पर ही अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक सेल्स हैं,
अब गोली तो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी, लेकिन जो आपके सेल्स हैं जिनके अंदर पेन है उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो सेल है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया टारगेट सेल। और यहाँ जो आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है इसको आपने क्या बोल दिया, प्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर बोल दिया। और यहाँ पर क्या है, आपका सिग्नल लेकर के कौन आया है, आपका हार्मोन आया है या मेडिसिन आई है। तो यहाँ पर सिंस हम हार्मोन की बात कर रहे हैं तो कह देते हैं कि ब्लड से बह करके आपका हार्मोन आया। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर ने आपके इस हार्मोन को पकड़ लिया, दबोच लिया कि भैया कहाँ जा रहा है, तुझे मेरे ऊपर अटैक करना है। तो जब हार्मोन आ जाता है और अपने स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। यानी ये हार्मोन अब अपने रिसेप्टर से बाइंड कर चुका है तो क्या हो गया है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। दोनों साथ साथ आ चुके हैं, दोनों साथ साथ आ चुके हैं, राइट। It leads to biochemical changes in the target tissues। अब ये जो भी सिग्नल लेके आया होता है हार्मोन, वो सिग्नल कहां पहुंचा दिया जाता है, इस टारगेट सेल के अंदर, इस टारगेट टिश्यू के अंदर, और इसका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो जाता है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। यानी आप जो करवाना चाहते थे, आप जो सिग्नल लेकर के आए थे, किसी चीज की सिक्रीशन का, किसी चीज के इनहिबिशन का, किसी चीज को बनाने का, किसी चीज को बनते हुए प्रोसेस से रोकने का, वो सारे सिग्नल जो है आप अंदर दे सकते हो इस सेल में, और आपके मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है रेगुलेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो व्हाट दिस डायग्राम इज सजेस्टिंग। यहां पे एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है आसानी से, क्योंकि स्टेरॉइड इज आल्सो लिपिड, मेम्ब्रेन इज आल्सो लिपिड, कोई डर नहीं है। तो इसके मेम्ब्रेन पर कोई रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट, ये सीधा अंदर चला जाता है। इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो हमेशा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है, सेल की मेम्ब्रेन को। तो इसका जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है। ये रिसेप्टर यहां पर है, इसके ऊपर हार्मोन बाइंड किया। अब ये जो हार्मोन है, ये स्टेरॉइड है तो और अंदर जा सकता है, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और अंदर चला जाता है, सीधा डीएनए पर बाइंड कर जाता है। क्योंकि आपके कमांड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए। डीएनए ही तो बता रहा है कि आपकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा। डीएनए ही आरएनए बनाता है और आरएनए ही फर्दर प्रोटीन बनाता है। आप अगर यहीं पर सिग्नल लेके पहुंच जाओगे डीएनए के पास कि भैया ये प्रोटीन बनाना है, मुझे इस प्रोटीन की जरूरत है, वही स्पेसिफिक प्रोटीन यहां पर बन जाएगा और आपका वही स्पेसिफिक काम जो कि आप सिग्नल के फॉर्म में लेकर के आए थे, वही स्पेसिफिक काम यहां पर होने लग जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो अब ये हार्मोन अंदर घुसता कैसे है और घुसता है भी या नहीं, इस बेसिस पे आप दो अलग-अलग मैकेनिज्म्स को नोट करते हो। पहला जो मैकेनिज्म है वो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी वो हार्मोन जो आपके सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो उसका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि आप मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी सेल के अंदर। इसका मतलब आपका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है, यानी हार्मोन भी सेल के अंदर जा सकता है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर ये जो हार्मोन था ये आपका सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो लाल कलर का रिसेप्टर प्रेजेंट है यहां पर जाकर बाइंड हो गया। अब ये हार्मोन तो अंदर जा नहीं सकता, तो इस रिसेप्टर को ये बोल देता है कुछ कान में सिग्नल कि भाई अंदर है ना, एक मैसेंजर भेज दो। उस मैसेंजर से कह देना डीएनए को सिग्नल दे दे। तो इसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्यों बोला, क्योंकि पहला मैसेज तो आपका खुद हार्मोन लेकर के आया था बट वो अंदर नहीं आ पाया, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर भेजता है। ओके, जैसे हाँ भाई समझ लो तुम किसी दोस्त के घर गए हो और तुम्हारी दोस्त की मम्मी ने खोला है गेट, तो तुम क्या बोलोगे, आंटी आंटी राजेश है? तो आंटी बोलेगी हाँ बेटा है। तो उसके बाद आंटी उसे बोल दो कि अपनी ना मैथ की नोटबुक बाहर ले आएगा। तो क्या हुआ, तुम गए हार्मोन बनके, लेकिन तुम उसके गेट को क्रॉस नहीं कर पाए, तो तुमने क्या किया, एक सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर दिया जो है उसकी मम्मी। और उसकी मम्मी अंदर जाके बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त आया, मैथ की नोटबुक मांग रहा है। राकेश से वो मैथ की नोटबुक ली, यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिस काम के लिए हार्मोन आया था फंक्शन हुआ और बाहर की साइड उस नोटबुक को पहुंचा दिया गया, यानी फंक्शन अच्छे से हो जाता है। मैकेनिज्म अलग है, यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। और एक भाई यहां पर हार्मोन आया, सीधा क्रॉस कर गया, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे पेप्टाइड हार्मोन क्रॉस नहीं कर सकते, स्टेरॉइड हार्मोन क्रॉस कर जाता है। तो अब दोस्त की मम्मी ने गेट खोला और बोले कि बेटा खुद आकर के उससे कह दो अंदर है और आओ चाय पियो, कॉफी पियो, नमकीन वमकीन खाओ। तो तुम्हें जो है बकायदा अंदर ले जाया गया राकेश के पास तक। राइट, अब तुम खुद सब कुछ बता सकते हो और तुम खुद जो है अपने रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हो। ये दो प्रकार के मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का, यानी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स का। तो सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि ये एंटर नहीं करते टारगेट सेल के अंदर।
ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर देते हैं, जैसे कि आपका साइक्लिक एएमपी। एएमपी मतलब एटीपी से 2 फॉस्फेट निकाल दिए, तो क्या हो गया, ये एएमपी हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आईपी3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल के ऊपर 3 फॉस्फेट लगे हुए, 1, 3 और 5th पोजीशन पर होते हैं यूजुअली, या कैल्शियम आयन। तो ये क्या है, ये भाई आपकी दोस्त की मम्मी है, ये आपके दोस्त के पापा है, ये आपके दोस्त की बहन है, कोई भी गेट खोल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हार्मोन। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर अलग अलग होते हैं अलग अलग हार्मोन के लिए। तो आपने क्या किया, आप सबसे पहले गेट पे गए, आपने गेट खटखटाया यानी रिसेप्टर को खटखटाया, जैसे कि एफएसएच है, तो एफएसएच इज अ पिट्यूटरी हार्मोन, राइट, एफएसएच एलएच पिट्यूटरी हार्मोन है। और यहां पर ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल बनाना चाहता है, तो ओवरी के ऊपर ही तो जाके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा ना, तो ओवेरियन सेल के अंदर गया। अब इसमें रिस्पांस जनरेट कर दिया और सेकेंडरी मैसेंजर को कह दिया भाई अंदर जाके बता के आओ, शाम से कह देना छेनू आया था, तो यहाँ पर ये शाम जो है अंदर शाम के पास सिग्नल पहुंचने वाला है। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज पहुंचते हैं, यानी केमिकल यहाँ पर पहुंचे। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज मतलब ये केमिकल जो है सेकेंडरी मैसेंजर पहुंचे हैं सिग्नल लेकर के, और अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मिल जाता है आपको, यानी रिजल्ट मिल जाता है अंदर जाकर के, जो भी आप सिग्नल ले गए थे उस हिसाब से आपका काम हो जाता है। आप चाहते थे कि ओवेरियन ग्रोथ हो, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो, वो आपकी हो गई। तो ये आपके प्रोटीनेशियस हार्मोन का रूल है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन, आपका इंसुलिन, आपका ग्लूकागॉन, या फिर आपके पिट्यूटरी के हार्मोन जैसे एफएसएच, ये क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। यानी पहले तो केमिकल अंदर जाएगा तो थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस होंगे और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मिल जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट देख लो। हार्मोन यानी कि एफएसएच जो है जैसे प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये रिसेप्टर से बाइंड किया तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। फिर आपका रिस्पांस 1 जो है ये उस लिंकिंग से जनरेट हुआ। रिस्पांस 1 के बाद आपके सेकेंडरी मैसेंजर जो थे ये जनरेट हुए और ये सिग्नल को अंदर ले गए, क्योंकि आपका हार्मोन तो अंदर आ नहीं सकता। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आए, यानी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस हुए, एंड उसके बाद आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आया, यानी आपकी ओवेरियन ग्रोथ हो गई। आपको रिजल्ट जो है जो आप चाहते थे वो यहाँ पर मिल गया, हार्मोन जो करने आया था वो उसने कर दिया। ये तो आपके ऐसे हार्मोन है जो अंदर नहीं जा सकते, जैसे प्रोटीनेशियस हार्मोन। अब देखो स्टेरॉइड की बात, जिनके अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, यानी ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सम हार्मोन इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब न्यूक्लियस पे रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है तो अंदर की साइड है, सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करके हार्मोन अंदर आएगा ही ना, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन है या आयोडोथायरोनिन्स है, यानी थायराइड के जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है T3 T4 या स्टेरॉइड हार्मोन, ये सीधा अंदर आ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोम फंक्शन को डायरेक्टली ही रेगुलेट करते हैं। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है सीधा जाके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पे बैठ जाता है कि भाई तू बना प्रोटीन, जब तक मेरा प्रोटीन नहीं बनाएगा मैं जाऊंगा ही नहीं। तो यहां पर क्या है, बायोकेमिकल एक्शंस जो है ये फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट दिखा देते हैं पहले वाले केस की तरह। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस मेरे भाई ये है कि आपका जो हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्राडायल है या टेस्टोस्टेरोन है या T3 है या T4 है, जो भी है ये आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यहां से इसने मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। फिर यहां पर न्यूक्लियस के पास जो है आपका हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। हरा वाला तो हार्मोन था और ये जो है आपका ये आपका रिसेप्टर हो गया। ये पूरा जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है जिसको आप बोल रहे हो HR कॉम्प्लेक्स, ये पूरा HR कॉम्प्लेक्स जाकर के डीएनए पे बाइंड हो जाता है इस हिसाब से। ओके, और डीएनए पर बाइंड हो गया तो डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो ये अपने मनचाहे प्रोटीन को बनवा लेता है एंड आपका टिश्यू ग्रोथ या डिफरेंशिएशन जो भी इसका काम था वो ये करवा देता है। तो इस प्रकार से आपका ये तो है रिसेप्टर काले कलर का जो बनाया हुआ एनसीईआरटी में, और हरे कलर का आपका ये है हार्मोन। ओके, ये हार्मोन यहां पर दिखा है, तो यहां पर जाकर के क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, सीक्वेंस वो जान लेते हैं। सबसे पहले हार्मोन जो है जैसे एस्ट्रोजन, ये आपका बाइंड कर गया रिसेप्टर से, ये आपका रिसेप्टर से बाइंड कर गया एंड आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स उठ करके डीएनए पे जाके बैठ गया, फिर डीएनए एमआरएनए बना बैठा, एमआरएनए प्रोटीन बना बैठा, यानी सेंट्रल डॉगमा हुआ है। डीएनए से आरएनए बना यानी ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बना यानी ट्रांसलेशन। और जब
जब ये प्रोटीन बनेगा तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो है, यानी आपका क्यों आया था, एस्ट्रोजन टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए, वो काम यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये दो मैकेनिज्म, तो आयोडीन से एसोसिएटेड हार्मोन्स और आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स इस प्रकार का मैकेनिज्म शो करते हैं। So this was about the chemical control and integration chapter and we have completed the NCERT sequence बहुत बेहतर तरीके से of the whole 11th class. Alright? So I hope this is understood by all of you. I'll surely catch you in the next video sessions. Please make sure to solve the DPP at a very great pace जिससे कि बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें भी समझ में आती रहे. Thank you so much. Bye bye. Take care. Lots of love. Jai Hind. I'll surely catch you in the next